ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने लिपिड स्टार्ट किए थे। इनके कुछ जनरल फंक्शंस को पढ़ने के बाद हमने जो मेन कंपोनेंट्स हैं लिपिड्स के, विच आर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, इनको हमने स्टडी करना शुरू किया था। लाइक अभी अगर इन मेन कंपोनेंट्स को मैं अल्कोहल और फैटी एसिड कहती हूँ, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि अल्कोहल भी आपके पास 2 टाइप्स की हो सकती हैं। ग्लिसरॉल भी हो सकती है और सिंजोसिन भी हो सकती है। आपके पास अल्कोहल की 2 टाइप्स हैं। तो अभी हमने जिस अल्कोहल को कंसीडर किया है वो अल्कोहल कौन सी थी? ग्लिसरॉल। सिंजोसिन को भी हमने डिस्कस नहीं किया। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा कि ये आपके पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। हर एक कार्बन एटम जो है वो हाइड्रेटेड है, उसके साथ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि 3 फैटी एसिड्स के साथ बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल रखता है। और फैटी एसिड्स की अगर बात करें तो ये आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऐसे एसिड्स हैं जिसमें आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसकी लेंथ 4 to 36 हो सकती है नॉर्मली। और ये आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन एंड होगी एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, एंड द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पास ऐसे एसिड जो कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। इन एसिड्स को आप क्या कहते हो? ऑर्गेनिक एसिड या फिर फैटी एसिड। फैटी एसिड्स को हमने सब क्लासिफाई किया था इनटू दीज 2 डिफरेंट टाइप्स। यानी 2 मेथड्स देखे थे इनकी क्लासिफिकेशन के। एक मेथड था ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेन लेंथ, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि किसी फैटी एसिड में प्रेजेंट है उसकी बेस से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू हैव 2 डिफरेंट फैटी एसिड्स, इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है, यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन चेन है, एंड से आपके पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बट द मेन डिफरेंस जो कि इन दोनों फैटी एसिड्स में है वो 2 कार्बन एटम्स का। लाइक यहाँ पे आपके पास पाल्मिटिक एसिड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 16 है, और इस केस में आपके पास जो स्टीयरिक एसिड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 18। तो फैटी एसिड्स को उनकी चेन लेंथ की बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। ये क्लासिफिकेशन का एक मेथड था। सेकंड, हमने ये मेथड देखा था कि समटाइम्स आपके कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। लाइक आप देखें अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें किसी भी जगह पे आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। बट दिस इज द फैटी एसिड जिसमें अगेन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स तो सेम है, लेकिन आपकी ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इस हाइड्रोकार्बन चेन में एक जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे आपके पास 1 डबल बॉन्ड मीन्स 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो फैटी एसिड्स हैं इस केस में आपने इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन की बेस। ठीक है, तो एक आप कार्बन लेंथ की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हो, और सेकंड क्लासिफिकेशन आपके पास प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड की बेस पे है, जिसको आप कहते हो कि यू हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर भी देखो, अब अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व करते हो तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के केस में आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन की बेस पे आप फर्दर इनको क्लासिफाई कर सकते हो कि ये फैटी एसिड सिर्फ फैटी एसिड भी हो सकते हैं और ट्रांस फैटी एसिड भी हो सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड जो आपके ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसी ओरिएंटेशन को आप कहोगे कि ये सिस फैटी एसिड है। और अगर आपके जो ग्रुप्स हैं जो अराउंड द डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो ऑपोजिट ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो इस केस में आपकी जो फैटी एसिड की टाइप होगी वो ट्रांस फैटी एसिड होंगे। यानी आप अगेन जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सब क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स व्हिच आर अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड। इसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स की बात की थी। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम किसी फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये कार्बन एटम्स का नंबर लिखते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे कॉलन लिखते हो और जितने डबल बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो लिखते हैं। तो इफ यू हैव अ सैचुरेटेड फैटी एसिड तो उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, बिकॉज उसमें किसी किस्म का कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। बट
इफ यू हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बता रहे हो कि आपके पास किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 1, 2 या 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आपने उन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को भी स्पेसिफाई करना है, बिकॉज उन 18 कार्बन एटम्स में हमें नहीं पता किस पोजीशन के ऊपर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक डेल्टा साइन लेकर उस पर डबल बॉन्ड में जो एसोसिएटेड कार्बन एटम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑलिक एसिड की बात करती हूँ तो यहाँ पे कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसमें से जो लोएस्ट कार्बन एटम होता है उसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 1 और डेल्टा 9 मीन्स कि ये आपके पास ओलिक एसिड है, बिकॉज ओलिक एसिड इज एन फैटी एसिड जिसमें आपके पास 18 कार्बन एटम और कार्बन 9 और 10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। इसी तरह से आपके पास 18 कार्बन एटम्स है और अगर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो ये डबल बॉन्ड पोजिशन पे अगर प्रेजेंट है, तो इस केस में ये आपका जो फैटी एसिड है ये लाइनोलिक एसिड है, लाइनोलिक एसिड। और अगर 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में आपके पास 3 पोजीशन के ऊपर अनसैचुरेशन है और ये पोजीशन 9, 12 और 15 है, तो इस केस में आपके पास जो फैटी एसिड होगा इसको आप अल्फा लाइनोलेनिक एसिड कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं, अभी तक ये जो है इन यूज है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइनोलिक एसिड क्या है और लाइनोलेनिक एसिड क्या है। ये फैटी एसिड डार्क भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ट्राइएथाइलग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे, उसको देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ओलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और लाइनोलिक एसिड ये तीनों 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है। स्टीयरिक एसिड भी इसकी एग्जांपल है, लेकिन स्टीयरिक एसिड सैचुरेटेड है, ये स्टीयरिक एसिड। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें ओलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, लाइनोलिक एसिड डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अल्फा लाइनोलेनिक एसिड ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन थी वो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जितने आपके पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं पहले आप लिखते हो उनकी पोजीशन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर ओलिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम लिखते हैं तो क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है तो आप सिस 9, उसके बाद हाइड्रोकार्बन चेन का सिस्टमैटिक नेम, जो कि यहाँ पे अगर 18 कार्बन है तो उसका नेम होगा ऑक्टा डिकेन, लेकिन आपने यहाँ पे फैटी एसिड का नेम लिखना है तो आप यहाँ पे इस एन को रिमूव करके इसको लिखोगे ऑक्टा डिकेनोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने रिप्रेजेंट करना है सिस्टमैटिक नेम लाइनोलिक एसिड का, तो इसमें भी ऑक्टा डिकेन यानी आपके पास 18 कार्बन कंटेनिंग जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है, तो ऑक्टा डिकेन है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं वो 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो आप इसका नेम लिखोगे 6, 9, 12 ऑक्टा डेटा डाइइनोइक एसिड, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड नहीं है बल्कि 2 डबल बॉन्ड है। इसी तरह से आप लिख सकते हो अल्फा लाइनोलिक एसिड। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को डिस्कस किया था। तो बच्चों यहाँ तक इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आता है, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड। एरिकिडोनिक एसिड आप लोगों को याद होगा ये कॉमन नेम है एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, जिसमें आपके पास जो है 20 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर इनकी पोजीशन मैं स्पेसिफाई करूँ तो ये 5, 8, 11 और 14 है। तो यहाँ पे इनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं ताकि अगर आगे हमने ट्राइग्लिसराइड्स में इनको यूज करना है तो तब हमें ऑलरेडी पता हो कि इन फैटी एसिड्स में कितने डबल बॉन्ड्स हैं और कितने इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं। तो लाइनोलेनिक एसिड को भी यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। लाइनोलिक एसिड में 18 and 2, 9 and 12, palmitic acid 16 and 0, oleic acid 18, 1, delta 9 और स्टीयरिक एसिड 18, 0, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सम कॉमन फैक्ट्स अबाउट फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स में हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जर्व करते हैं जो कांस्टेंट है, कॉमन है, हर फैटी एसिड के अंदर हमें वो नजर आती है, मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स के अंदर हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं।
तो एक चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे वो ये कि आपके मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स ये इनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कार्बन एटम्स हमेशा इवन नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर अभी आप इन्हीं एग्जांपल्स को देखो जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे किसी भी हाइड्रो आपकी जो फैटी एसिड चेन है उसमें मैंने ऑड नंबर्स नहीं लिखे। कोई भी ऐसी फैटी एसिड चेन नहीं लिखी जिसमें 15 कार्बन है, 13 कार्बन है, 11 कार्बन है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये एक फैक्ट है कि आपके फैटी एसिड्स में हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज जो फैटी एसिड्स की जब बायोसिंथेसिस होती है तो वहां पे जो आपके पास प्रिकर्सर्स हैं वो 2 कार्बन फ्रेगमेंट एक मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। तो जब आपका एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होगा तो ऑब्वियसली आपके पास 4 कार्बन एटम्स आएंगे। जब ये मोनोमर किसी तीसरे मोनोमर के साथ अटैच होगा तो आपके पास 6 कार्बन एटम आएंगे। यानी ड्यूरिंग कंडेंसेशन आपके पास जो मिनिमम आपके पास एक मोनोमर है जो कि जिसकी रेपिटेशन से फैटी एसिड्स बनेंगे, उस मोनोमर के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो 2 कार्बन एटम्स है। दैट्स व्हाई आपके पास जब भी चेन इलॉन्गेट होगी तो उसमें एक कार्बन एटम की एडिशन नहीं होगी बल्कि 2 कार्बन एटम जो है वो ऐड होंगे। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ऑब्जर्व करते हो। सेकेंड फैक्ट इज देयर इज आल्सो अ कॉमन पैटर्न ऑफ द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। लाइक अगर आप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हो तो हमेशा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आप जो डबल बॉन्ड है वो 9 और 10 कार्बन एटम्स के दरमियान ही ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एंजाइम। आपके पास जो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स होते हैं जो कि अनसैचुरेशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस को टारगेट करते हैं फैटी एसिड्स की, जिसमें जो मोनो अनसैचुरेशन कॉज कराने वाले एंजाइम्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो बिटवीन दी कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10 है। जो डबल बॉन्ड्स आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ऑब्जर्व करते हो वो डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिव नहीं है। इट मीन्स कि वो इस तरह से रिपीट नहीं होंगे। ये पैटर्न है आपके पास अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स का, जिसमें आप ये देखते हो कि आपके पास पहले एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और अगेन सिंगल बॉन्ड है। इस पैटर्न को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट कर रहे हैं विद द सिंगल बॉन्ड। फैटी एसिड्स के केस में जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं जहाँ पे आपके पास पोली अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है, वहाँ पे आपके हमेशा जो डबल बॉन्ड्स हैं वो मिनिमम आप 2 मिथाइलिन ग्रुप से सेपरेट हुए होते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद आपके पास 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आएगा। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास जो है वो इस केस में तो चलो एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे आपका पहला डबल बॉन्ड है 9th पोजीशन का है, उसके बाद 9th और 10th, उसके बाद 11 और फिर आपकी 12th पोजीशन के ऊपर आएगा। यानी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और फिर 12th और 13 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आएगा। इट मीन्स कि ये डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग नहीं है बल्कि इनको सेपरेट करने के लिए दरमियान में आपके पास मिनिमम ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से आप 20 ये जो एराकिडोनिक एसिड है विच कंटेन 20 कार्बन एटम, इसमें जो 4 डबल बॉन्ड्स हैं इनको भी जब ट्रेस करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये डबल बॉन्ड्स भी अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स नहीं है बल्कि नॉन अल्टरनेटिंग पोजीशंस के ऊपर ये प्रेजेंट है। ओके, और ये पॉइंट तो शायद मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है जितनी सिस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखोगे तो फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को समझना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। समटाइम्स अगर आप ड्रॉ करने में कोई मिस्टेक भी करते हो तो आप अगर इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हो तो वो मिस्टेक आप खुद ही पकड़ के इसको ठीक भी कर सकते हो। ठीक है जी बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके, तो अब हम इनकी कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें डिफरेंस देखते हैं कि हम नॉर्मली कहते हैं कि जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और आपके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये आपके लिक्विड फॉर्म में या ऑयल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं एक और तरह से भी जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इन फैटी एसिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं।
और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। सो इस स्लाइड से हम इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा क्यों है और क्यों वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे ऑयल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्यों इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो कंपैरेटिवली लो हैं, इस चीज को हम देखते हैं। इसमें मुझे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करने दें पहले। जी बच्चों, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि मैटर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं, ये फिजिकल स्टेट्स हमेशा जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या जो पैकिंग है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पर डिपेंड करते हैं। लाइक अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट हैं, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो इंटरेक्शन हैं, तो इस केस में आपका मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर आपकी इंटरेक्शन कुछ हद तक लूज हो जाती हैं, तो आपका यही मैटर, इसमें आप वाटर की एग्जांपल ले सकते हो कि वाटर की आइस फॉर्म, इसमें आपके पास बहुत क्लोज पैकिंग होती है, बहुत जो है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई आपका सेम ही मैटर है वाटर, लेकिन उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड। और अगर आपके पास यहाँ पे एसोसिएशन थोड़ी सी ब्रेक हो जाए, लाइक आप इसको जो है वो हीट करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है उनके दरमियान जो बॉन्ड्स थे वो कुछ हद तक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास ये सॉलिड अपनी कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बिल्कुल आप जो है वो इंटरेक्शन को पूरी तरह से ब्रेक कर देते हो, इस केस में आपके पास डिस्टेंस इतना ज्यादा जो है वो हो जाएगा कि आपका मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो हमेशा जो फिजिकल स्टेट्स है मैटर की, वो इंटरेक्शन या क्रिएशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उस पर डिपेंड करती हैं, यानी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो कि मैटर की स्टेट को डिफाइन करती हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो आपका मैटर सॉलिड फॉर्म में है। अगर इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो आपका वही मैटर, स्पेसिफिकली वही मैटर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। और अगर बिल्कुल जो है वो बहुत वीक किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, मीन्स कि वो मॉलिक्यूल इकट्ठे प्रेजेंट नहीं रह सकते, वो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर सकते ये फोर्सेस, दैट्स व्हाई आपका मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो हमेशा क्लोज पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ये उसकी फिजिकल स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की, तो उनकी जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट एक्चुअली उनकी जो फैटी एसिड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट फैटी एसिड्स, उनकी पैकिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, पैकिंग ऑफ फैटी एसिड्स पे डिपेंड करती है, फैटी एसिड। अब अगर आप फैटी एसिड की बात करें तो आपके पास, मैं यहाँ पे एक तरफ सैचुरेटेड फैटी एसिड को मेंशन करूंगी और दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपके पास जो हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है, उस हाइड्रोकार्बन चेन में किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और आपको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होती है। इट मीन्स कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये रोटेट करके अपनी मर्जी की कंफर्मेशन को अडॉप्ट कर सकती है। जबकि आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उसमें आपकी हाइड्रोकार्बन चेन में किसी एक जगह के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उस डबल बॉन्ड की वजह से उसकी पोजीशन यहाँ पे लॉक हो जाती है, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर रोटेशन अलाउड नहीं है, इट मीन्स कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये अपनी पोजीशन को, अपनी कंफर्मेशन को चेंज नहीं कर सकती, ये रोटेट नहीं कर सकती। जहां पे ये जिस कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है ये उसी कंफर्मेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगी। दैट्स व्हाई जब हम किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें हम हाइड्रोकार्बन चेन को इस तरह से लीनियर फॉर्म के अंदर नहीं लिखते, बल्कि इस किंग की फॉर्म में। एक आर्म बिल्कुल अगर स्ट्रेट है तो दूसरे आर्म में हम ऐसे एक किंग के इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसको आप यहाँ पे भी विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, इनके साथ जो आपके ये जो फैटी एसिड है,
अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ये चीजें रोटेट कर सकते हैं, ये फुली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इनके अंदर ये डबल बॉन्ड की वजह से जो हाइड्रोकार्बन चेन्स है वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि वो किंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस जो रोटेशन है या इस लॉक कन्फर्मेशन को हम कहते हैं दिस इज किंग। अगर आपसे पूछा जाए कि फैटी एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो किंग क्यों बनाते हैं, तो उसमें आपने ये डबल बॉन्ड के हवाले से बताना है कि बिकॉज डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई इनकी कंफर्मेशन लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें इनके स्ट्रक्चर में एक किंग नजर आता है। ठीक है, तो ये किंग इस डबल बॉन्ड की वजह से। अब जब सैचुरेटेड फैटी एसिड की पैकिंग होना शुरू होती है तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड बड़े टाइटली पैक हो जाते हैं। लाइक आप यहाँ पे अगर देखते हो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, इसके बाद ये दूसरा फैटी एसिड है, ये इसके हाइड्रोफिलिक हेड है, ये पोलर ग्रुप्स हैं, और ये जो आपके पास टेल्स हैं ये क्या है, नॉन पोलर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी आपके जो लाइक ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए लाइक ग्रुप्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। यहाँ पे आपका सेकंड फैटी एसिड, थर्ड फैटी एसिड और इनकी इसी तरह से जो है वो क्लोज पैकिंग होती है, क्योंकि क्लोज पैकिंग इतनी क्लोज पैकिंग है कि आपके मॉलिक्यूल जैसे जैसे एक दूसरे को अप्रोच करते जाएंगे इनमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बढ़ती जाएंगी और आपके फैटी एसिड जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को शो करें। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मीन्स कि इन एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। तो इसको एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए आपको जो है वो ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए होगी। इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है अगर आप उसकी फिजिकल स्टेट को सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो इस क्लोज पैकिंग की वजह से होते हैं, और इन हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से ये सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो इनमें आपके स्ट्रक्चर में एक किंग है इस तरह से, ये आपके पास दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगेन इसके स्ट्रक्चर में किंग है, ये तीसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें अगर आप देखें तो ये मॉलिक्यूल्स उतनी क्लोज पैकिंग जो है ये अडॉप्ट नहीं कर सकते, आपके पास यहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है, ये अगर आप देखो। ठीक है, यानी इनकी पैकिंग उतनी क्लोज पैकिंग नहीं है जितनी पैकिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो अगर इनकी पैकिंग क्लोज नहीं है इसका मतलब है कि इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वीक होंगी, और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, लो होंगे, बिकॉज इनकी फिजिकल स्टेट को ब्रेक करने के लिए आपको लेस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। इस वजह से ये रूम टेम्परेचर के ऊपर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने देख लेनी है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और इनकी फिजिकल स्टेट का डिफरेंस जो है वो एक्चुअली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से है, बिकॉज अगर डबल बॉन्ड ना हो तो क्लोज पैकिंग हो सकती है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो इनके दरमियान गैप ज्यादा आएगा फैटी एसिड्स के दरमियान, जिसकी वजह से इंटरेक्शन वीक इंटरेक्शन होंगी और वीक इंटरेक्शन को ब्रेक करना इजी होता है। ठीक है, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा लिंकेज है। हमने दोनों कंपोनेंट्स को देख लिए इन डिटेल कि ग्लिसरॉल क्या है और फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स की टाइप्स भी देख ली, फैटी एसिड्स की नोमेनक्लेचर भी देख ली, सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर भी देख ली। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस भी देख लिया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिडिफाइड फॉर्म में है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। बट हमने अभी तक वो लिंकेज नहीं देखा जिस लिंकेज के थ्रू आपका ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड के साथ क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो लेट्स सी कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड की एक्चुअली नेचर क्या होगी और किस तरह से ये जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू अ फंक्शनल लिपिड और ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। ट्राई एसाइल ग्लिसराइड आपके पास ऐसे लिपिड्स हैं जिनको आप जो है वो स्टोरेज लिपिड्स भी कह सकते हो, बिकॉज ये वो टाइप्स ऑफ लिपिड्स है जो कि हमारे एडिपोज टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है। इस पॉइंट पे मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन अभी आपने सिर्फ जो है वो ये चीज यहाँ से क्लियर करनी है कि आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं इन फैटी एसिड्स में अल्कोहल
और सॉरी जो लिपिड्स हैं इनमें अल्कोहल और फैटी एसिड्स के दरमियान किस तरह से जो है वो एक कंडेंसेशन होगी और बॉन्ड बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स को हाईलाइट करूंगी, ऐसे ग्रुप्स जिनका प्रेजेंट होना जरूरी है, जिनके दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होनी है। तो अल्कोहल का डेफिनेटली आपके पास ये जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप यूज होगा, और दूसरी तरफ फैटी एसिड्स में आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो कि हाइड्रोकार्बन चेन के बिल्कुल एंड के ऊपर प्रेजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन किस चीज की होगी, एक वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी। तो इस वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास यहाँ से एक स्पीशीज जो है वो अपना OH ग्रुप रिलीज करेगी और दूसरी स्पीशीज प्रोटॉन को रिलीज करेगी। तो लेट्स सपोज कि अगर यहाँ से आपके पास OH और यहाँ से आपके पास जो है वो प्रोटॉन का रिलीज होता है, तो इस रिमूवल के बाद आपके पास स्टिल एक ऑक्सीजन ऐसी प्रेजेंट है जो कि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकती है। तो बॉन्ड ब्रेकेज के बाद में यहाँ से हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद और यहाँ से OH ग्रुप के रिमूवल के बाद कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है ना, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 और एक बॉन्ड इसका जो पहले बनाया हुआ था वो ब्रेक हो गया। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखो तो मैक्सिमम ये 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पे इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। इट मीन्स कि ये जो अब बॉन्ड का पोटेंशियल बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन बना है, इसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये इस फैटी एसिड में इस लिपिड के मॉलिक्यूल में आपके पास ग्लिसरॉल के ऊपर एक फैटी एसिड की एडिशन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप ये देखते हैं कि अगर आपके पास ये एक ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल में आपके पास 3 पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है, यानी 3 ऐसी साइड्स हैं जो कि रिएक्ट विद दी 3 डिफरेंट फैटी एसिड। तो सपोज आपके पास पहला फैटी एसिड है और इस फैटी एसिड का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करूँ कि आपके पास एंटी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है। इस हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मैंने यहाँ पे 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड जो है वो ड्रॉ किया जस्ट इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास यहाँ से सपोज अगर OH ग्रुप रिलीज हो रहा है, यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो आपके पास अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर एक फैटी एसिड की एडिशन हो जाएगी। लाइक आप इसको इरेज करो अगर और यहाँ पे इस न्यू बॉन्ड को रिप्रेजेंट करो जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आपका ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको आप कह सकते हो कि दिस इज मोनो ऑक्साइल ग्लिसराइड, यानी ये आपके पास एक ऐसा लिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल के ऊपर सिर्फ एक ही फैटी एसिड अटैच है। इसी तरह आपके पास अभी ग्लिसरॉल के ऊपर 2 साइट्स हैं, 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं जो कि दोबारा से 2 डिफरेंट फैटी एसिड्स के साथ या 2 सेम फैटी एसिड्स के साथ इंटरेक्शंस डेवलप कर सकते हैं। तो अगर इस ग्लिसरॉल को अवेलेबल हो एक और फैटी एसिड तो डेफिनेटली ये उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज इसमें अभी स्पेस है, इसमें वो रिएक्टिंग ग्रुप्स अवेलेबल हैं जो कि इसके साथ जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर ये दूसरा फैटी एसिड भी यहाँ पे आके इस ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो जाएगा तो दिस टाइम आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड के बनने के बाद आपके पास लिपिड की नेचर भी चेंज हो जाएगी। अब ये मोनोअसाइल ग्लिसराइड नहीं है बल्कि ये आपके पास डाइएसाइल ग्लिसराइड है। दिस इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल या डाइएसाइल ग्लिसराइड। अगर इसकी पोजीशन को आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, लाइक आपके पास डाइएसाइल ग्लिसरॉल तब भी हो सकता है जब दूसरा फैटी एसिड सेकंड कार्बन की बजाय थर्ड कार्बन आइटम के ऊपर आके अटैच हो। लाइक आप इस केस में अगर यहाँ पे फैटी एसिड को रिमूव करते हो, इसका जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्ड ब्रेक करते हो और कार्बन नंबर 3 के साथ आके ये अटैच हुआ है, तो डेफिनेटली इस केस में भी ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल ही रहेगा, बिकॉज आपके एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड आके अटैच हो गए, बट डेफिनेटली पोजिशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फैटी एसिड वो डिफरेंट है। तो मोनोसाइल ग्लिसरॉइड को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो 1 मोनोसाइल ग्लिसरॉइड, डाइएसाइल ग्लिसरॉइड को भी स्पेसिफाई कर सकते हो 1 2 डाइएसाइल ग्लिसरॉइड या फिर 1 3 डाइएसाइल ग्लिसरॉइड। और जब आपके पास जो है वो अगेन एक ऐसा फैटी एसिड अप्रोच करेगा जिसमें आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो अवेलेबल है, वो बॉन्ड बना सकता है और आपके पास ग्लिसरॉल में जो है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप अवेलेबल है, तो डेफिनेटली थर्ड पोजीशन के ऊपर भी एक फैटी एसिड आके अटैच हो जाएगा। तो दिस टाइम आपका ये जो ग्लिसरॉल है
ये पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है, ये पूरी तरह से जो है वो फैटी एसिड्स को अटैच करवा चुका है। अब इसमें लिमिट नहीं है कि ये मजीद किसी फैटी एसिड के साथ अटैच हो। तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड। तो इस केस में पोजीशन अगर आप स्पेसिफाई नहीं भी करते तो आपको पता है कि आपके पास जो है वो तीनों पोजीशन के ऊपर फैटी एसिड अटैच है, बट सिर्फ उस केस में जब तीनों फैटी एसिड सिमिलर हो। इन केस अगर तीनों फैटी एसिड डिफरेंट है तो तब आपको बताना पड़ता है कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कौन सा फैटी एसिड है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा फैटी एसिड है और थर्ड पोजीशन पे कौन सा फैटी एसिड है। तो ये तीनों रिएक्शंस जिनके एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिमूव होंगे। तो यहाँ पे आप अब इस स्ट्रक्चर को जो है वो देख सकते हो कि ड्यूरिंग द कंडेंसेशन रिएक्शन आपके पास जो अल्कोहल है ग्लिसरॉल, उसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप और फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये रिएक्ट करेंगे और ये आपके पास क्या चीज बनाएंगे, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। समटाइम्स इनको ट्राई ईस्टर्स भी कहा जाता है। और इन्हें ट्राई ईस्टर्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बॉन्ड की केमिस्ट्री देखो ना, तो आपके पास जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसके बाद जो ये बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली ईस्टर बॉन्ड। अगर आप नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला पॉइंट रिवाइज करो तो इस केस में आपको पता है कि आपके पास जो ईस्टर लिंकेज है ये एक ऐसा लिंकेज है जिसमें आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है, उसके बाद ऑक्सीजन, देन अ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और अगेन आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन चेन या आर ग्रुप। तो ये भी जो आपके पास फैटी एसिड्स हैं इनमें भी जब ये बॉन्ड बनता है तो आपके पास अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ पे इस ग्रुप को आर से सब्सटीट्यूट करो, ऑक्सीजन, देन ये फंक्शनल ग्रुप और अगेन ये वाला ग्रुप अगर आप आर से सब्सटीट्यूट करो, इट मीन्स कि आपके पास जब भी किसी स्पीशी में अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ रिएक्ट करती है तो इन दोनों के दरमियान जब कंडेंसेशन होगी तो उस कंडेंसेशन से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आप क्या कहोगे, ईस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स के साथ 3 ईस्टर लिंकेजेस डेवलप कर रहा है। दैट्स व्हाई आप ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड को समटाइम ट्राई ईस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर दी ट्राई ईस्टर्स। और किस चीज के ईस्टर्स हैं, ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स से बनने वाले ईस्टर्स को आप क्या कहोगे, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। ओके, अब ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स को समटाइम्स हम सब क्लासिफाई भी करते हैं और डेफिनेटली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यहाँ पे इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस चीज की बेस पे होगी। ग्लिसरॉल तो चेंज नहीं होगा, ग्लिसरॉल तो वही मॉलिक्यूल रहेगा जो कि एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 3 पोजीशंस के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो डेफिनेटली जो फैटी एसिड यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं, अगर वो फैटी एसिड, तीनों फैटी एसिड जो कि ग्लिसरॉल की 3 पोजीशंस के ऊपर अटैच हैं, वो तीनों फैटी एसिड सेम फैटी एसिड है। लाइक पाल्मेटिक एसिड ही आपकी फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, पाल्मेटिक एसिड ही सेकंड पोजीशन के साथ ईस्टर बॉन्ड बना रहा है और पाल्मेटिक एसिड ही थर्ड कार्बन आइटम के साथ ईस्टर लिंकेज बना रहा है। तो इस केस में आपका जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड मॉलिक्यूल बनेगा उसको आप कहते हो कि दिस ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड इज सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड, सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड। ठीक है, लेकिन अगर आपके किसी एक या 2 पोजीशन के ऊपर भी कोई फैटी एसिड डिफरेंट है तो उस केस में आपका ये जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड होगा ये सिंपल नहीं होगा बल्कि आप इसे क्या कहोगे, मिक्स ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड। बिकॉज इस केस में तीनों पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट जो फैटी एसिड्स हैं वो एक जैसे नहीं है बल्कि किसी एक या 2 पोजीशन के ऊपर फैटी एसिड्स का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड की और उसके बाद हम देखते हैं सिंपल और जो मिक्स ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड्स हैं इनकी नॉमेनक्लेचर किस तरह से की जाती है, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉइड्स में हम ट्राई पाल्मेटिक पाल्मेटिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो आपके पास एक ग्लिसरॉल है और इस ग्लिसरॉल के पास 3 पोजीशन के ऊपर आपके पास 3 पोजीशंस के ऊपर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि 3 फैटी एसिड्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, ईस्टर बॉन्ड डेवलप कर सकता है। तो अगर ये तीनों फैटी एसिड सेम है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स में पाल्मेटिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस केस में आप पाल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लो। दिस इज अ 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड जिसको हम क्या कहते हैं, पाल्मेटिक एसिड, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो
ये जो पाल्मिटिक एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, लाइक यहाँ से ये चीज रिमूव होगी, यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अगेन आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव होगा, और अगेन ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और अगर आपके पास थर्ड पोजीशन पे अगेन एक पाल्मिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये पाल्मिटिक एसिड थर्ड पोजीशन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक सिंपल ट्राइएसाइलग्लिसराइड बनाएगा, जिसको आप क्या कहते हो, ट्राई पाल्मिटिन। यानी ऐसा ट्राइएसाइलग्लिसराइड जिसमें आपके पास तीनों पोजीशंस के ऊपर जो फैटी एसिड्स आके अटैच हो रहे हैं वो क्या है, पाल्मिटिक एसिड। तो इसको आप ट्राई पाल्मिटेट या ट्राई पाल्मिटिन से रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरह से अगर ऑलिक एसिड आके अटैच हो जाएंगे तीनों पोजीशन के ऊपर, तो आप इसे ट्राई ओलिएट या ट्राई ओलिन कहोगे। अगर तीनों पोजीशन पे स्टीयरिक एसिड आके अटैच हो जाते हैं, तो आपके पास ट्राई स्टीयरेट या ट्राई स्टेरिन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आप इनके स्ट्रक्चर को, एक ही फैटी एसिड को तीनों पोजीशन के ऊपर अटैच करा के सिंपल ट्राइएसाइलग्लिसराइड की एग्जांपल दे सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल और मिक्स ट्राइएसाइलग्लिसराइड क्या है, 2 या 3 सिंपल और मिक्स ट्राइएसाइलग्लिसराइड की एग्जांपल दें, तो आप कोई सा भी फैटी एसिड लो, बस वो सेम होना चाहिए, चाहे वो सैचुरेटेड है चाहे वो अनसैचुरेटेड है, बट द कंडीशन इज कि तीनों पोजीशन के ऊपर वो एक ही फैटी एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन नहीं है कि पाल्मिटिक एसिड ही होगा, वो कोई सा भी फैटी एसिड हो सकता है, सैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड है, पॉली अनसैचुरेटेड है, लेकिन सेम फैटी एसिड ही तीनों पोजीशन पे प्रेजेंट है। But the mixed triacylglycerides are the type of the triacylglyceride जिसके पास जो है वो ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशन के ऊपर जो अटैच फैटी एसिड है वो सिमिलर नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दिस इज द पेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, जिसमें आपके पास यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, और इस कार्बन नंबर 1 के साथ ये अटैच हाइड्रोक्साइल ग्रुप था। लाइक अगर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा सिंपल करके यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो आपके पास ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, जिसमें आपके पास जो है वो 3 पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, अब इस ग्लिसरॉल की ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है, इस फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर जो अटैच फैटी एसिड्स हैं, अगर आप इस फैटी एसिड को देखो तो इसमें जो कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। इट मीन्स कि ये 18 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, स्टीयरिक एसिड होगा। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो फैटी एसिड अटैच है वो अभी आप यहाँ पे नोट करके लिख लो कि वो कौन सा फैटी एसिड है, स्टीयरिक एसिड है। सेकंड पोजीशन के ऊपर आपके पास जो फैटी एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 18 के बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि 9 और 12 पोजीशन के ऊपर 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास जो है वो 18 और 2 इसमें 9 और 12 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, तो ये फैटी एसिड कौन सा था, ये फैटी एसिड आपके पास था लाइनोलिक एसिड। इट मीन्स के सेकंड पोजीशन के ऊपर आपका कौन सा फैटी एसिड है, लाइनोलिक एसिड अटैच है। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्लिसरॉल की जो सेकंड कार्बन आइटम है इसके ऊपर जो फैटी एसिड है, दिस इज लाइनोलिक एसिड। थर्ड पोजीशन के ऊपर जो फैटी एसिड है, अगर इसको देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो हम इसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। इट मीन्स के थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास अगेन एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एंड दिस टाइम दिस सैचुरेटेड फैटी एसिड इज पाल्मिटिक एसिड। तो सिंपली आप इन 3 फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को लेके फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर अटैच करवाते हो, तो आपके पास ये मिक्स ट्राइएसाइलग्लिसराइड की एग्जांपल आ सकती है। सिमिलरली अगर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपके पास स्टीयरिक एसिड है, सेकेंड पोजीशन पे भी स्टीयरिक एसिड है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे पाल्मिटिक एसिड है, तो ये भी मिक्स ट्राइएसाइलग्लिसराइड की एग्जांपल होगी, बिकॉज इसमें भी तीनों पोजीशन के ऊपर सेम फैटी एसिड नहीं है, बल्कि थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास एक 16 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड अटैच है। तो स्ट्रक्चर का तो हमें पता चल गया, बट इसकी नॉमेनक्लेचर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिकॉज हर एक कार्बन आइटम के ऊपर अटैच जो डिफरेंट फैटी एसिड है उसको आपने बताना भी होता है कि किस पोजीशन के ऊपर कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पोजीशन लिखोगे, उसके साथ जो फैटी एसिड अटैच है, यहाँ पे स्टीयरिक एसिड है तो आप उस फैटी एसिड का नेम लिखोगे स्टीयर ऑयल। ये जो वाई और एल की सुफिक्स है,
ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि आपका नेम अभी एंड नहीं हुआ, बल्कि ये जो है ये कॉन्टिन्यूस है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अल्केन में अगर अल्केन लिखते हैं तो इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हो गया है, लेकिन अगर हम अल्काइल लिखते हैं तो इट मीन्स कि इसमें एक बॉन्ड का पोटेंशियल है, अभी ये स्ट्रक्चर जो है ये आगे जा सकता है। तो इसी तरह से नॉर्मल क्लेचर में भी आपके पास यहाँ पे जो वाई और एल की सुफिक्स है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी कि ये नेम अभी कॉन्टिन्यूस है, ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो वन स्टीयर ऑयल मीन्स के पहली पोजीशन पे आपके पास स्टीयरिक एसिड अटैच है, सेकंड पोजीशन उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, देन सेकंड पोजीशन पे जो फैटी एसिड है वो हमने यहाँ पे लिखा था कि वो लाइनोलिक एसिड है। ठीक है, लेकिन आप इसको लाइनोलिक एसिड नहीं लिखोगे बिकॉज इसके आगे थर्ड पोजीशन पे भी आपको नेम को लेके जाना है। इसको आप रेफर करोगे लाइनोलिक ऑयल। ठीक है, और देन थर्ड पोजीशन पे आपके पास है पाल्मिटॉल, और लास्ट पे आप लिख दोगे ग्लिसरॉल, यानी ऐसा ग्लिसरॉल जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे स्टीयरिक एसिड है, सेकंड पोजीशन पे लाइनोलिक एसिड है, और थर्ड पोजीशन पे पाल्मिटिक एसिड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मोस्टली हम ये कहते हैं कि जो फैट्स एंड ऑयल्स ये नॉन पोलर इन नेचर है। ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होते, इनकी नेचर क्या है, नॉन पोलर नेचर है। तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो है इंडिविजुअल अगर ग्लिसरॉल की बात करते हो आप, या फिर आप फैटी एसिड्स की बात करते हो, तो इंडिविजुअली ये ग्लिसरॉल भी पोलर है बिकॉज इसमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, और आपके पास इंडिविजुअली फैटी एसिड्स में भी कुछ हद तक जो है वो पोलर एंड प्रेजेंट है। लेकिन जब आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है ये लिपिड्स की फॉर्म अडॉप्ट कर लेता है, तो लिपिड्स बनने के बाद आपके पास ये पोलर एंड्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड हो गया, यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड हो गया। एक ग्रुप अभी भी अवेलेबल है जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप की जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है पूरे के पूरे लिपिड में वो बहुत कम है। अगर सपोज इस हाइड्रोकार्बन चेन में 20 कार्बन एटम्स हैं, तो 20 कार्बन एटम जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ओवरऑल वो नॉन पोलर है, और सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर यहाँ पे आपके पास जो है वो पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। तो ओवरऑल इनके अंदर जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि हम ओवरऑल इनका जो एक बिहेवियर है वो पोलर नहीं बल्कि क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इस हाई हाइड्रोकार्बन डेंसिटी की वजह से ये जो लिपिड्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होते, वाटर के साथ इंटरेक्शंस डेवलप नहीं करते। लिपिड्स की अगर बात करें तो हम इनको एज अ फ्यूल भी कहते हैं बिकॉज हमारे जो एडिपोज टिश्यूज हैं उसमें ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो सकते हैं। अगर आप लोग स्टोरेज फ्यूल्स की बात करो तो स्टोरेज फ्यूल्स में आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं और लिपिड्स भी आ जाते हैं। पहले इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स जब बैंड किए थे तो वहां पे आपने ये चीज पढ़ी थी कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज एक फिक्स कंसंट्रेशन से ज्यादा आप इनटेक कर लेते हो, ग्लूकोज की क्वांटिटी अगर आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है, इसमें से कुछ क्वांटिटी तो लिवर जो है वो आपके सेल्स को ट्रांसफर कर देता है। ये सारे का सारा ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से लिवर की तरफ जाता है। ठीक है, और लिवर एक ऐसा आपका ऑर्गन है जो कि बॉडी को उसकी नीड के हिसाब से ग्लूकोज क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जितना ग्लूकोज लिवर के अंदर आया है, लिवर इसमें से कुछ ग्लूकोज को वापस ब्लड सेल्स में भेज देता है, और जो सेल्स हैं ब्लड से आपकी बॉडी के सेल्स अपनी अपनी जो इनकी नीड्स है उसके हिसाब से ग्लूकोज को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ ग्लूकोज जो कि अभी भी लिवर के अंदर प्रेजेंट है वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, यानी एक ग्लूकोज जो है वो दूसरे ग्लूकोज के साथ, और फिर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लाइकोजन की एक फिक्स कंसंट्रेशन है जो लिवर में बन सकती है। अगर आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन से भी ज्यादा है, यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इतनी है कि वो ग्लाइकोजन बनाने के बाद भी बच जाता है, तो तब एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ पे जाता है, वो फैट्स बनाना शुरू कर देता है, और वो फैट्स फिर जो है वो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो है वो ग्लाइकोजन इसके फिक्स अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, एक फिक्स कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। ये कंसंट्रेशन एक खास टाइम पीरियड के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। लाइक जब रमजान में हम फास्टिंग स्टेज में होते हैं तो उस टाइम आपके लिवर के जो ग्लाइकोजन रिजर्व हैं
ये 8 to 12 आवर्स के अंदर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये वो स्टेज होती है जब लिवर में किसी किस्म का ग्लाइकोजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर ग्लाइकोजन प्रेजेंट नहीं है तो इस केस में आफ्टर 12 आवर्स हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स कौन पूरी करता है? फैट्स, जो कि कहाँ पे स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो स्टोर होने वाले फैट्स हैं, ये फैट्स अनलिमिटेड है। दैट्स व्हाई आप जो ओबेसिटी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज फैट्स जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं। और इवन यहाँ पे आप इस पॉइंट को इस चीज से भी रिलेट कर सकते हो। आपने समटाइम्स ये चीज सुनी होगी कि ज्यादा चावल खाने से बंदा मोटा हो जाता है, आलू खाने से मोटे हो जाते हैं। तो उसकी रीजन क्या है? बिकॉज ये जो आपके पास राइस या फिर आप पोटैटो की बात करते हो, ये हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, यानी इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। और अगर आप इनका ज्यादा इंटेक करते हो, कुछ अमाउंट इनकी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनके अंदर प्रेजेंट होता है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जितनी ज्यादा आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट या जितनी ज्यादा फैटी डाइट कंज्यूम करते हो, उतने ही ज्यादा आपकी जो एडिपोज टिश्यूज है उनमें फैट स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और बिकॉज फैट्स अनलिमिटेड अमाउंट में स्टोर हो सकते हैं, फैट्स को कंट्रोल करने वाली या फैट्स की जो है वो कोई फिक्स अमाउंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप जो है वो ओबेसिटी को भी रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि ग्लाइकोजन की फिक्स अमाउंट बॉडी के अंदर स्टोर होती है, उस लिमिट से ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो सकते, लेकिन फैट्स अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर क्या हो सकते हैं? स्टोर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ मैंने आप लोगों के सामने फैक्ट्स यहाँ लिखे हैं रिलेटेड टू दी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट्स के बारे में कहा जाता है कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ्यूल है। लाइक आपके जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं, जब ये हाइबरनेट करते हैं तो ये वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में ये किसी भी किस्म का इंटरेक्शन नहीं करते अपने इन्वायरमेंट के साथ। लाइक किसी किस्म की फूड का इंटेक नहीं करते, फूड इंटेक नहीं करते, तो इसका मतलब है कि महीनों तक जब ये हाइबरनेट करते हैं तो उस ड्यूरेशन में इनकी एनर्जी नीड्स कौन पूरी करता है? ग्लाइकोजन तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, बिकॉज ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल बॉडीज के अंदर 8 to 12 आवर्स के बाद खत्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। तो इस हाइबरनेटिंग पीरियड के अंदर डेफिनेटली जो फैट के रिजल्ट उनके एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं, वो ही एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो फैट्स जो है इनको हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म एनर्जी फ्यूल के तौर पर यूज होते हैं। ये ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इवन फॉर मंथ्स अगर आप किसी जो है वो फ्यूल का इंटेक नहीं करते, लाइक हाइबरनेटिंग एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं तो ये एनिमल्स जो है वो फिर भी जिंदा रह सकते हैं। उसकी रीजन क्या है? बिकॉज इनकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज हैं, जो फैट्स एक्यूमुलेट हुए हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर फैट्स की हम एनर्जी को कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी से, तो फैट्स का जो 1 ग्राम है वो हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स की अगर आप बात करो तो इनके 1 ग्राम को कंज्यूम करने के बाद आपकी बॉडी में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स क्या हम कह सकते हैं कि आपके जो फैट्स हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट, बल्कि डबल से भी कुछ ज्यादा ही है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप इनकी सेम क्वांटिटी लेते हो तो 1 ग्राम ऑफ फैट आपको 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगी और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो फिर भी आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज को एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों रखा गया? ठीक है, ग्लूकोज ही क्यों प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है, फैट क्यों नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सर्च करना है, इसको देखना है और नेक्स्ट क्लास में मैं ये आप लोगों से पूछूंगी। हो सकता है जो असाइनमेंट मैंने नेक्स्ट वीक अनाउंस कर दिया उसमें भी ये इंक्लूडेड हो, तो कोशिश कीजिएगा इसको सर्च करके मेरे से डिस्कस कर लें ताकि आप असाइनमेंट में ज्यादा बेटर वे से जो है वो इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सको। ठीक है, कि फैट्स में आपके पास जो है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास क्या है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन फिर भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ प्रेफर्ड फ्यूल क्यों यूज किया जाता है? फैट को यूज किया जाना चाहिए था ना, बिकॉज हमारी बॉडी का मेन कंसर्न जो है वो डाइट से वो एनर्जी लेना। तो क्यों हम ऐसे फ्यूल को यूज कर रहे हैं जिसमें कम एनर्जी है और ऐसे फ्यूल को यूज नहीं कर रहे जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है? सेकेंड पॉइंट इज कि आपकी बॉडी के अंदर अभी मैंने एक चीज कही थी कि फैट्स अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर स्टोर हो सकते हैं। ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए आपके पास जो है वो एक लिमिट है, लेकिन फैट्स जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर स्टोर हो सकते हैं।
इसकी रीजन क्या है? बिकॉज आप लोगों को याद होगा कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन के पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लाइकोजन क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर सकते हैं। वी ऑल नो कि ऐसे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप करते हैं, ये सेल की ऑस्मोलैरिटी को भी क्या करते हैं? डिसरप्ट करते हैं। बिकॉज इनको अगर हम किसी ऐसे सोल्यूशन में या हम किसी सेल के अंदर, सपोज आपके पास ये सेल है और उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर देंगे, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा करने से क्या होगा? एंड इफेक्ट कि यहाँ पे वाटर की जो नेट मूवमेंट है वो नेट मूवमेंट भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास अल्टीमेटली इस सेल के क्या होंगे? बर्स्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास किसी सेल के अंदर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो सेल से वाटर बाहर को जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये वाला सेल जो है ये श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि आपके जितने भी जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल की ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी वो सेल को श्रिंक कर सकते हैं या फिर सेल को जो है वो बर्स्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो वाटर के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। वाटर के ऊपर उनका क्या होता है? इफेक्ट होता है उसकी नेट मूवमेंट के ऊपर। तो ये सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डिसरप्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं। बट इफ यू हैव अ मॉलिक्यूल, जिसमें मैं अगर फैट या लिपिड की बात कर रही हूँ और उस मॉलिक्यूल की नेचर नॉन पोलर नेचर है, इट मीन्स कि ये वाटर को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, वाटर के साथ इंटरेक्शन ही डेवलप नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये सेल की ऑस्मोलैरिटी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन जरूरत से ज्यादा स्टोर हो गया तो सेल की ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में फैट जरूरत से ज्यादा स्टोर हो गए तो फैट क्योंकि ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब नहीं करते, बिकॉज ये नॉन पोलर इन नेचर है, इसका मतलब है कि ये सेल की जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उस पर भी किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पहुंचाएंगे। दिस इज द रीजन कि आपके लिवर सेल के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर स्टोर होता है, और आपके जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनमें आपके जो लिपिड्स हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर स्टोर होते हैं, बिकॉज लिपिड जो है वो सेल की ऑस्मोटिक पोटेंशियल या उसकी ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब। ये जो स्टोरेज लिपिड्स हैं, इन स्टोरेज लिपिड्स में मैंने आप लोगों के सामने एक तो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स डिस्कस किए हैं, और अब मैं सेकंड स्टोरेज लिपिड्स आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि क्या है? वैक्सीन। स्टोरेज लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनको आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो, जिनसे आप एनर्जी निकाल सकते हो, जिनको आप एज अ डाइट कंज्यूम कर सकते हो, जिनमें एक मैंने ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स डिस्कस किए हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यूज के अंदर। यहाँ पे जिन फैट्स की मैं बात कर रही हूँ जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं, ये ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स हैं। सिंपल भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स आर दी स्टोरेज लिपिड्स। ये ऐसे लिपिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये स्ट्रक्चरल लिपिड्स नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते, बल्कि ये आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज लिपिड की एक टाइप आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स है, और सेकेंड टाइप आपके पास वैक्सीज हैं जो कि जो बीज हैं उनके अंदर ये स्टोर होती है, और वहां पे उनको जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और समटाइम्स जो है वो उनको एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो वैक्सीज क्या है? वैक्सीज भी ईस्टर्स हैं, यानी यहाँ पे भी आपके पास जो है अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान ईस्टर लिंकेज बनेगा। ये भी ईस्टर है, और किस चीज के ईस्टर है? ईस्टर ऑफ अल्कोहल एज वेल एज फैटी एसिड। लेकिन इनके स्ट्रक्चर में आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पे अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं है। वैक्सीज में आपके पास जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल नहीं है। ग्लिसरॉल आपके पास एक शॉर्ट चेन अल्कोहल थी जिसमें 3 कार्बन एटम थे, और तीनों कार्बन एटम ही हाइड्रेटेड थे, यानी आपके पास एक शॉर्ट चेन अल्कोहल प्रेजेंट थी इन द केस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसराइड। जबकि वैक्सीज में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास एक लॉन्ग चेन अल्कोहल है। तो आप कह सकते हैं कि वैक्सीज आर एक्चुअली द ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी इनमें आपके फैटी एसिड 14 से 36 कार्बन एटम्स होंगे। एनिमल सेल्स में आपने देखा था ना कि फैटी एसिड 4 to 36 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं होंगे। आपके पास जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे, और इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमेशा 14 से लेकर 36 तक होंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है वो अनसच आपके पास जो है अल्कोहल है, और ये जो अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज एक्चुअली लॉन्ग चेन अल्कोहल। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो तो 20 कार्बन एटम, 29 एंड देन 30। तो ये 30 कार्बन एटम लॉन्ग आपके पास एक अल्कोहल है जिसको आप ट्राई
और कॉटेनॉल कहते हो, ठीक है। और इसके साथ एक पाल्मेटिक एसिड का मॉलिक्यूल अटैच है। तो यू कैन सी कि आपके पास एक ऐसा जो है वो कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा आपके पास ईस्टर है जिसमें फैटी एसिड भी लॉन्ग चेन है और अल्कोहल भी लॉन्ग चेन है। तो इस ईस्टर को आप कहते हो कि दिस ईस्टर इज एक्चुअली वैक्सिस। और ये भी स्टोरेज लिपिड की ही क्लास में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। क्यों इसको स्टोरेज लिपिड की क्लास में क्लासिफाई करते हैं? बिकॉज जो बीज हैं ये इसको अपने सेल्स के ऊपर स्टोर करते हैं अपने आप को इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशन से बचाने के लिए, और उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनकी जो लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है उनकी स्किन के ऊपर, और एज अ वाटर प्रूफ जो है एक लेयर बनाता है, यानी वहां पे इवेपोरेशन के जो चांसेस है उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक फिक्स रेंज के अंदर क्या रह सके, मेंटेन रह सके। So these two are the types of storage lipids, triacylglycerides and vaccines. इनको पढ़िएगा और इनमें जो डिफरेंस है उसको हाईलाइट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है वो स्ट्रक्चरल लिपिड्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।